चलिए भाई, वेलकम। एज प्रॉमिस्ड मैं कारो के रिवीजन वीडियो के साथ आ चुका हूं। मैंने अपने रिवीजन सेशन के अंदर प्रॉमिस किया था सबसे, मैं वो प्रॉमिस फुलफिल कर रहा हूं। आप में से किसी ने जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुमने मेरे रिवीजन वीडियोस नहीं देखे हो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें 11 के 11 चैप्टर्स का डिटेल में रिवीजन करवाया हुआ है। करीबन करीबन 30 घंटे का डिटेल्ड रिवीजन है। बहुत ही अच्छा रिवीजन है जो एग्जाम के पहले डेफिनेटली आप देख सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसके अंदर हम चैप्टर 8 के अंदर एक कार वाला पोर्शन है जो करीबन करीबन 4 मार्क का पक्का आता है ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है। तो उसी का रिवीजन मैं यहाँ पे करवाने आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त रिवीजन है। मैंने कारों की समरी नोट्स पहले से प्रोवाइड करके रखी हुई है। देखो एक बात समझो, मैंने कारों की समरी नोट्स पहले से प्रोवाइड करके रखी हुई है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है कारों की हैंड रिटन समरी। तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, हैंड रिटन समरी आपको मिल जाएगी। मैंने उसी हैंड रिटन समरी को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस चेंजेस करवा के, मतलब चेंजेस मतलब खाली समरी वही है बट डिजाइनिंग करवा के मैंने उसको अपनी नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया। और यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास कारो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। हमारे 4 मार्क इसी एक वीडियो में से क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। बहुत ही मजेदार शानदार तरीके से डिटेल में अपने समझ लेते हैं कि कारों के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। जल्दी से भी कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी। यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन रिवाइजिंग दिस थिंग। ठीक है, चलिए। कारो यानी कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ठीक है, ये क्या चीज होती है सर? सेक्शन 143(11) के अंदर कारो दे के रखा हुआ है, मैंने पढ़ा था नहीं। सेक्शन 143(11) में एग्जैक्टली कारो नहीं दिया हुआ है। सेक्शन 143(11) तो बेसिकली एमसीए को पावर देती है कि तुम एक ऑर्डर पास कर सकती हो जो ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके रिगार्डिंग जो भी तुम ऑर्डर पास करो उसमें जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा। तो एमसीए ने एक्चुअली एक ऑर्डर पास किया फॉर रिपोर्टिंग रिक्वेस्ट ऑन दी ऑडिटर। ठीक है। अब इसके अंदर उसने कारो 2020 इंक्लूड किया और उसने बोला कि भाई तेरे को ये कारो 2020 के अंदर मैं 21 क्लॉजेस दे रहा हूं। इस 21 क्लॉजेस में मैंने जो इंफॉर्मेशन तेरे से मांगी वो सारी इंफॉर्मेशन का तेरे को एक अलग से क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूं मैं, कारो में मैं तेरे को 21 क्लॉजेस का पूछ रहा हूं, उसमें बहुत सारी मैं तेरे को डिटेल्स मांगूंगा। मैं बताऊंगा तेरे को कि क्या डिटेल्स तुझे देनी है, और जो डिटेल्स मैं तुझे मांग रहा हूं उसकी तुझे एक सेपरेट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट को तू अपने ऑडिट रिपोर्ट के पीछे एक सेपरेट एनेक्शर की तरह क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। ऑडिट रिपोर्ट के पीछे एक सेपरेट एनेक्शर की तरह अटैच कर सकता है कारो 2020 के रिपोर्ट में। अब ध्यान देना, ये जो 21 क्लॉजेस है ना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। वन इज 20 क्लॉजेस, द सेकेंड वन इज द 21st क्लॉज। 20 क्लॉजेस और 21st क्लॉज में ध्यान देना, 20 clauses जो है that is applicable only on standalone financial statement, whereas the 21st clause is applicable only on the consolidated financial statement. ये जो 20 क्लॉजेज है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाले नहीं है, और ये जो 21st क्लॉज है अगेन ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लगने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है बाइफर्केशन? अब इन 21 क्लॉजेस को डिटेल के अंदर हमने पूरा बता के रखा हुआ है, पर खैर सबसे पहले हम एप्लीकेबिलिटी पे आ जाते हैं। सर एप्लीकेबिलिटी की क्या चीजें है? कारो कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या पता 4 मार्क का यही वाला क्वेश्चन आ गया, और बेटा जी जिसने कारो पढ़ लिया डिटेल में उसको पता ही होगा एप्लीकेबिलिटी सबसे आसान चीज है सर यहाँ पे। सर कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी एज डिफाइंड इन द इंश्योरेंस एक्ट। इसके अलावा सेक्शन 8 विच इज सेक्शन 8 कंपनी कौन सी, कंपनीज एक्ट वाली, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वन पर्सन कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 67, स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85, एंड ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ये चार की चार कंडीशन फुलफिल कर दे, चाहे वो फुलफिल करेगी तो तेरे को एग्जामेशन मिलेगा, नहीं तो कारो तुझ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ, याद रखना नॉट पे ध्यान देना, प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस स्प्रिंट हो गया पीयूसी, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है, बोरोइंग्स लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, और टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 10 करोड़। इसका प्रूफ रीडिंग बाकी है अभी। एनीवे वापस एक बार, प्राइवेट कंपनी बोलो भाई, प्राइवेट कंपनी के चार कंडीशन है। सबसे पहला, वो किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 1 करोड़ से कम, बोरोइंग 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 10 करोड़ से कम। क्लियर है ये चीज? ये पूरी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है कि कारो इन सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना?
कारो के जितने क्लॉजेस है, ये जो 21 क्लॉजेस है ना, ये पैरा 3 के अंदर देखे रखे हुए। कहां देखे रखे हुए? पैरा 3, कारो के पैरा 3 में क्लॉज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 21 क्लॉजेस देके रखे हुए। व्हेनेवर यू स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग ऑफ कारो, आप इस तरह से शुरू करोगे, एज पर पैरा 3 क्लॉज 10, एग्जाम्पल के तौर पे क्लॉज 10 क्लॉज 11 क्लॉज 12 जो भी है, एज पर पैरा 3 क्लॉज 10 ऑफ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020, फुल फॉर्म लिखो, बाजू में ब्रैकेट में कारो 2020 लिख दो, या फिर एज पर पैरा 3 क्लॉज 10 ऑफ कारो 2020 ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखो। इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल, आप एक बार तो कारो की फुल फॉर्म लिखो, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि भाई यार बंदे को पूरा आता है यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, चलो, तो पैरा 3 में हमारे जितने क्लॉजेस हैं मैंने सबका हेडिंग देके रखा हुआ है कि भाई किसके बारे में है। टेक्निकली तुम जब कारो एक्चुअल रीड करोगे ना, जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, ऐसे कि मॉड्यूल में प्रॉपर्ली देके रखा हुआ है, उसमें हेडिंग्स नहीं देके रखे हुए, हेडिंग्स नहीं देके रखे हुए, बट इसको याद करने के हिसाब से मैंने हर क्लॉज को हेडिंग्स दिया है, और हर सब क्लॉज को, क्लॉज के अंदर जो सब क्लॉजेस है, हर सब क्लॉज को एक सब हेडिंग देके रखा हुआ है। ठीक है, उनके हिसाब से आप याद कर पाओगे, बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, और इतना भी अगर तुमने याद कर पाया तो तुम डिटेल में क्या कर पाओगे, अपने हिसाब से फ्रेम कर पाओगे पूरा पैराग्राफ। नाउ लिसन, आउट ऑफ द 21 क्लॉजेस देयर आर ओनली 3 बिग क्लॉजेस, 3 ही क्लॉजेस है जिसमें इतने सब क्लॉजेस देके रखे हुए कि वो आधा टाइम हमारा यहीं ले लेगा, बस, दैट इज 1 3 एंड 9। इसके अलावा सब एकदम छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है। ठीक है, चलो, सबसे पहला आता है हमारा क्लॉज 1 विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट के अंदर सबसे पहला पॉइंट अपना आ गया प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जो ये कहता है कि तुम्हें प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। दो बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, पहला वाला पॉइंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, दूसरा वाला पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट का, कि whether the company has maintained proper records including the quantity and location। अब उसने कहा कि भाई तुझे जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बनाना है उसमें क्वांटिटी और लोकेशन दोनों होना चाहिए, क्वांटिटी और लोकेशन तो मिनिमम होना ही चाहिए ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो whether the company has maintained proper records with regards to intangible asset। बोलो, याद करने लायक तो इतना ही पॉइंट हुआ ना, बाकी तो तुम अपने हिसाब से भी लिख दोगे, तो इतना कोई बहुत खास नहीं है। यू डोंट बी स्कैर्ड कि नहीं सर मेरे को कारो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, नहीं, तुम्हारा जो क्रक्स है, जो मेन पॉइंट्स है ना, वो क्या होने चाहिए, एकदम सेम सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, और वो सब चीजें मैंने यहां पे निकाल के रख दी तुम लोगों के लिए, सिंपल, इतना याद कर लो, बहुत है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है फिजिकल वेरिफिकेशन। वो ये बोलता है कि क्या तुमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेन हेडिंग भूलना मत, क्या तुमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल्स पे कंडक्ट किया है या नहीं, और फिजिकल वेरिफिकेशन करने पे अगर तुम्हें कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है या नहीं, इफ यस अगर डिस्क्रिपेंसी मिली है तो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विथ। अब तुम पूछते हो सर ये प्रॉपर्ली डेल्ट विथ का मतलब क्या होता है, भाई ये बहुत बार पढ़ा हुआ है हमने। प्रॉपर्टी डेल्ट विथ का मतलब होता है रेक्टिफाइड, कि आज मैं अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिनने जाऊं और मैंने देखा यार यहाँ पे तो 10 एसी है पर रिकॉर्ड्स में तो 12 दिख रहे हैं, या तो यहां 2 ज्यादा है या वहां 2 कम है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो हम उसको पता करेंगे और फिर उसको रेक्टिफाई करवाएंगे। तो यही है कि अगर कोई डिफरेंसेस डिस्क्रिपेंसीज दिख रहे हैं तो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विथ। ठीक है, थर्ड वन कहता है क्या टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन द नेम ऑफ द कंपनी। सिंपल शब्दों में देखो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें खाली सेल करने से या परचेस करने से कुछ नहीं होता, आपको उन इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाना पड़ेगा। तो बोलता है टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ कंपनी है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको एक टेबल के अंदर इस तरह का डिटेल, अरे ये लाइन गलत चल गया, इस तरह का डिटेल्स देना पड़ेगा एक टेबल के अंदर। ठीक है, अब टेबल में क्या क्या बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे डिस्क्रिप्शन। सो टेबल याद करना पड़ेगा, कर लो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि भाई कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इज इट अ लैंड, इट्स एन ऑफिस, कोई जमीन है, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, क्या है, उस अमाउंट कितना है, वो किसके नाम पे है। अरे भाई जब तूने खरीद लिया तो तेरा नाम पे क्यों नहीं है, अभी भी उस सेलर के नाम पे है, वेरी लेजी। हाँ, फिर अच्छा जिसके नाम पे है क्या वो डायरेक्टर प्रमोटर या रिलेटिव हुआ, क्योंकि ये बताना जरूरी है, क्या पता इसमें कोई फ्रॉडुलेंट एंगल निकल गया तो बोलता है हेल्ड इन द नेम ऑफ, जिसके भी नाम पे है क्या वो डायरेक्टर प्रमोटर या उनका कोई रिलेटिव है, कितने टाइम से तुम्हारे पास वो प्रॉपर्टी है, जो ये बताता है कि जब इतने टाइम से तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी है तो तुमने अपने नाम पे क्यों नहीं करवाया।
चल माना कोई 3-4 महीने 5 महीने हो गए हो तो ठीक है यार, वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है ट्रांसफर करवाने में, पर इतने टाइम तक है तो क्यों नहीं करवाया। और रीजन कि भाई क्यों तुम्हारे नाम पे अभी तक नहीं है, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट किसके नाम पे है, क्या वो डायरेक्टर, प्रमोटर या रिलेटिव है, पीरियड हेल्ड और रीजन। 6 याद रखना, 6 कॉलम में 6 डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइटल डीड से रिगार्डिंग अगर आ गया क्लॉज 1 के अंदर, क्या क्लॉज 1 के अंदर सब क्लॉज सी के बारे में पूरा लिख के हम क्या बनाएंगे, टेबल बना देंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो बोलता है डी वाला पॉइंट, सब क्लॉज डी बोलता है क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने इस बार रीवैल्यू किया है कि नहीं, और रीवैल्यू किया है तो दो बातें बताओ, क्या ये रीवैल्यूएशन हैज बीन डन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, क्या एक रजिस्टर्ड वैल्यू ने, क्या तो मैं थोड़ा भरोसा कर सकता हूं यार, एक रजिस्टर्ड वैल्यू तुमने अपनी मनमर्जी से नहीं कर दिया, रजिस्टर्ड वैल्यू से करवाया। और दूसरा, अगर रिवैल्यूएशन करने के बाद कोई भी चेंज इन वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन 10%, तो आपको अमाउंट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इफ देर इज अ चेंज इन वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 10%, एग्रीगेट में पूरे क्लास ऑफ असेट का, मान लो मेरी सारी बिल्डिंग मिला के 10 करोड़ थी, मैंने रिवैल्यू करके 15 करोड़ करवा दी, अब 5 करोड़ से बढ़ गई तो मेरे को 5 करोड़ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 10%, राइट। तो मेरे को 5 करोड़ स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट द बिल्डिंग हैज बीन रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 5 करोड़। इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट, बेनामी प्रॉपर्टी लास्ट आता है अपना फर्स्ट वाले क्लॉज के अंदर, बेनामी प्रॉपर्टी। व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी जो ब्लैक मनी में हमने परचेज करके रखी है, कंपनी ने परचेज करके रखी है, हमने तो क्या यार, हम तो ब्लैक मनी में तो कंपनी ने परचेज करके रखी है बेनामी प्रॉपर्टी, यानी एक प्रॉपर्टी परचेज करके रखी है अपने ब्लैक मनी के पैसों से, पर ऑब्वियस बात है यार, ब्लैक मनी से परचेज करा हुआ है तो अपने नाम पे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, नहीं तो सवाल उठेगा तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी परचेज करने को पैसा कहां से आया है। हाँ। तो बोलता है कि बेनामी प्रॉपर्टी, क्या जो तुम्हारे नाम पे नहीं, तुमने खरीदी पर तुम्हारे नाम पे तुम रजिस्टर नहीं करवा रहे, किसी दूसरे पर्सन के नाम पे रजिस्टर करवा रहे हो। इनमें क्या होता है, अगर ये बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है ना, तो अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, ये याद रख लेना, ठीक है। अगर ये याद ना आया हो तो वापस याद करना, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर तुम्हारे खिलाफ प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चलती है, ठीक है, कंपनी के खिलाफ प्रोसीडिंग चलती है। एज एन ऑडिटर मुझे सिर्फ इतना बताना है, बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, क्या कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है या नहीं। और बेटा ये अगर तेरे को क्लिक नहीं हुआ ना, तो प्लीज जाके चैप्टर नंबर 5 वापस एक बार देख और मेरा रिवीजन वीडियो देख ले, और क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी वीडियो है चैप्टर नंबर 5 का, भाई उसके अंदर पूरा बेनामी प्रॉपर्टी के जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो चैप्टर नंबर 5 में दे के रखे हुए। अपने को कारों में तो सिर्फ इतना बताना है कि क्या कंपनी को जो डिस्क्लोजर देने थे वो कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए हैं या नहीं, बस दैट्स इट। क्या बोलते हो भाई, सही है ना, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट आता है इन्वेंटरी की बात करते हैं अपने। इन्वेंटरी में दो ही पॉइंट है, ये दो एक साथ ही है, जुड़े हुए ही है, बट एक में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दूसरे में एक्चुअली जो है वो दिया हुआ है ना, प्रॉपर पॉइंट दिया हुआ है। देखो इन्वेंटरी के अंदर ये दिया हुआ है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंटरी, वही सेम ऊपर वाला फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जैसा, कि वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंटरी हैज बीन डन एट रीजनेबल इंटरवल विद प्रॉपर कवरेज एंड प्रोसीजर। ये दो पॉइंट है, अलग है, विद रीजनेबल इंटरवल पे हुआ और विद प्रॉपर कवरेज एंड प्रोसीजर। और फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त अगर तुम्हें कोई भी डिस्क्रिपेंसी ग्रेटर देन 10%, इन्वेंटरी में छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी होती रहती है सेनोरिटा, तो यहां पे बोलता है कि डिस्क्रिपेंसी अगर ग्रेटर देन 10% हुई ना बेटा, तब जाके आप देखोगे, तब जाके आप रिपोर्ट करोगे कि कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है, वो भी मोर देन 10%, एंड वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद बोले तो रेक्टिफाइड, करेक्ट, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट को मैंने यहां से पूरा एक्सप्लेन इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, जब तक जो हमारा ओरिजिनल 8 चैप्टर होता है ना, तब तक 10th चैप्टर करा नहीं होता किसी ने। तो जो लोग रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, रिवीजन वीडियो के हिसाब से तो तुम्हारा 10 चैप्टर हो गया होगा, तो तुम्हें समझ में आता होगा कि व्हाट इज द स्टॉक स्टेटमेंट, व्हाट इज द ड्राइंग पावर, मंथली क्वार्टरली हमें स्टॉक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, इतना तुम्हें पता ही चलता ही होगा। ये उनको समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ पे इंक्लूड कराया था, बाकी कोई जरूरत नहीं है। यस, आपको खाली ये लिखना है, मतलब रिपोर्ट करना है एज एन ऑडिटर कि जो स्टॉक स्टेटमेंट हम क्वार्टरली सबमिट करते हैं ना, क्या वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं। क्या समझेंगे, वॉट एवर क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट आई एम सबमिटिंग विद द बैंक। आज तुम्हें पता है कि वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए हम बैंक को एक स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं क्वार्टरली, तो बस इतना ही रिपोर्ट करना है, वेदर द क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड टू द बैंक मैच विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। बट याद रखना, ये हम रिपोर्ट तभी करेंगे अगर वर्किंग कैपिटल लोन का अमाउंट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो।
समझा? ये एक लिमिट देके रखी हुई है उन्होंने कारों के अंदर, ठीक है। चल, तो ये हो गया बस इन्वेंट्री का इतना ही पॉइंट था, बस इन्वेंट्री का इतना पॉइंट। 2 पॉइंट बोलो, फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे हुआ है, प्रॉपर कवरेज एंड प्रोसीजर हुआ है कि नहीं, डिस्क्रिपेंसी 10% से ज्यादा है तो प्रॉपर्ली डेट भी तो जाना चाहिए। दूसरा, जो भी क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट आप बैंक को सबमिट करते हो, क्या वो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होता है कि नहीं, ये भी आपको रिपोर्ट करना है, अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो। थर्ड आता है लाइगस। सर लाइगस स्टैंड्स फॉर लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। वापस एक बार, लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। अब इसके अंदर करीबन करीबन 6 सब पॉइंट्स देख रखे, कितने सब क्लॉजेस, 6 देख रखे हुए। सबसे पहले वाली बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइगस लोन्स एडवांस इन्वेस्टमेंट, ये सब असेट्स की तरफ आ जाता है, ठीक है। यस, जो जो हमने लोन दिया हुआ है, हमने एडवांस दिया हुआ है, वही लोन एडवांस एक ही चीज होती है अभी के लिए, ये मान के चलो। इन्वेस्टमेंट हमने कोई करके रखा है, या हमने किसी के बिहाफ पे कोई गारंटी या सिक्योरिटी देके रखी हुई, एक तरह का हमारे लिए क्या है, ये एक असेट माना जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बारे में हमें क्या क्या रिपोर्ट करना है। सबसे पहले हमें रिपोर्ट करना है कि कितना लोन एडवांस गारंटी और सिक्योरिटी, जितना भी लोन एडवांस गारंटी सिक्योरिटी, उसका टोटल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस, टोटल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हमने सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर को दिया है, और कितना टोटल अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन एडवांस गारंटी सिक्योरिटी, लागस 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 लोन एडवांस गारंटी सिक्योरिटी, कितना हमने अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस अदर देन सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर को देके रखा है। वापस एक बार, लोन एडवांस गारंटी सिक्योरिटी का टोटल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हमने सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर को दिया है, कितना हमने अदर देन सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर को दिया है, ये हम बताएंगे। दूसरा, हम ये बताएंगे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइगस है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइगस बोले तो क्या, लाइगस बोले तो लोन्स एडवांस इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। देखो, हम कोई भी लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी करते हैं तो सामने वाला या हम कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो अटैच करते हैं कि नहीं करते, कि इतने टाइम में रीपे हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो दे शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल, दे शुड नॉट बी, ऐसे लिखा था वेदर दे आर प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि सर ये कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, ये तो किसी पर्सनल इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो वापिस टर्म्स एंड वेदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइगस आर प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, क्या बोलेंगे, वेदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लाइगस आर प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। दूसरा, तीसरा, अगर आपने कोई भी तरह का लोन से एडवांस देके रखा हुआ है तो वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट हैज बीन मेड। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट क्या होता है, देखो हम कोई भी लोन से एडवांस देते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट एक टेबल बनाएंगे कि तेरे को 5 साल में मेरे को ये लोन जो है वो वापस रीपे करना है इतने इतना इंस्टॉलमेंट में। तो अपने को यही देखना है कि अगर कोई लोन से एडवांस कंपनी ने दिया है, वेदर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट कहां मिल जाएगा, लोन एडवांस के अग्रीमेंट में मिल जाएगा, वेदर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट इज मेड। और आगे अगर याद रहे तो ये भी लिख देना कि टाइमली रीपेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझे, टाइमली रीपेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देख लेना, ठीक है। फोर्थ, आपका कोई भी लोन एडवांस इफ इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज आपको यहां पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। क्लॉज डी में, कोई भी लोन एडवांस इफ इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, और क्या तुमने कड़क कदम उठाए हैं फॉर द रिकवरी ऑफ द ड्यू अमाउंट, स्ट्रिक्ट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यू अमाउंट। फिर लास्ट वन, सॉरी सेकंड लास्ट, कोई भी लोन से एडवांस, ठीक है, अगर हमने इस साल में रिन्यू, एक्सटेंड या फ्रेश लोन दिया हुआ है, रिन्यू मतलब डेट रिन्यू करवा दी, नया डेट डलवा दिया, एक्सटेंड करवा दिया, वही सेम चीज, रिन्यू एक्सटेंड ऑलमोस्ट सेम ही चीज होती है, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो छोड़ो। बट द पॉइंट अभी क्या याद रखना है तुम्हें, रिवीजन में क्या याद रखना है, रिन्यू करवाया या एक्सटेंड करवाया, या पुराने लोन के सामने तुमने कोई फ्रेश लोन दिया है, रिन्यू करवाया, एक्सटेंड करवाया या पुराने लोन के सामने फ्रेश लोन दिया है, तीनों में टेक्निकली द रिजल्ट इज द सेम ओनली। तो आपको बताना है अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ लोन, आपको क्या बताना है, अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ लोन। फॉर एग्जांपल मान लो टोटल लोन 100 करोड़ का देके रखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ का देके रखा हुआ है, उसमें से 10 करोड़ का ड्यू डेट, 10 करोड़ का लोन का ड्यू डेट आ चुका है, 10 करोड़ के लोन का ड्यू डेट आ चुका है, आपने बढ़ा के न्यू लोन 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया, 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया, न्यू लोन दे दिया, या तो 30 जून या न्यू अग्रीमेंट या ओल्ड लोन को रीपे कर दिया 30 जून 2027, मतलब आपने रिन्यू करवा दिया, एक्सटेंड करवा दिया, फ्रेश लोन दे दिया।
ऐसे केसेस में याद रखना, अगर कुछ हुआ तो आपको अमाउंट बताना है कि भाई 100 करोड़ में से 10 करोड़ का ऐसा लोन है जो मैंने रिन्यू किया, एक्सटेंड किया या फ्रेश लोन देकर रखा हुआ है वापिस एक बार, या तो न्यू अग्रीमेंट बनाया तो रिन्यू करवाया, ओल्ड लोन को आप वापस एक्सटेंड कर रहे हो, डेट एक्सटेंड कर रहे हो, रीपे करने की डेट एक्सटेंड कर रहे हो, या न्यू लोन दे रहे हो विच इज ड्यू ऑन 30 जून, तो आपको बताना है कि भाई 100 करोड़ में से 10 करोड़ का ड्यू डेट यानी 10%, और 10% और सुनो 10% तो पता नहीं, परसेंटेज ऑफ टोटल लोन और अमाउंट 10 करोड़ की बताओगे, ठीक है। चलिए, और लास्ट आता है whether you have given any kind of demand loan, अगर डिमांड लोन देके रखिए तो आपको अमाउंट बताना है, परसेंटेज टू टोटल लोन बताना है, और कितना डिमांड लोन आपने प्रमोटर या डायरेक्टर को देके रखा हुआ है। whether company has given any kind of demand loan, सर ये डिमांड लोन क्या होता है? डिमांड लोन इज अ लोन विच इज रीपेबल ऑन डिमांड सर, मतलब जिसका कोई फिक्स टर्म पीरियड नहीं होता, जैसे टर्म लोन का अपोजिट हो गया, टर्म लोन इज अ लोन विच इज गिवन फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, 3 साल 5 साल, डिमांड लोन में कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, लेके जा पैसा, जब मेरे को चाहिए होगा मैं वापस मंगवा लूंगा, ऐसा होता है, समझे, उसे कहते हैं डिमांड लोन। अगर कंपनी ने कोई भी तरह का डिमांड लोन देके रखा है तो अमाउंट बताना है, परसेंटेज टू टोटल लोन बताना है, एंड अमाउंट गिवन टू प्रमोटर और डायरेक्टर बताना है। वेरी गुड। चलिए, क्लॉज 4 इज कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। 185 186 क्या कहता है सर? ये कंप्लायंस ऑफ 185 186 क्या कहता है? बोलता है अगर कोई भी तरह का लोन एडवांस गारंटी या सिक्योरिटी, लोन एडवांस गारंटी या सिक्योरिटी कोई भी तरह का प्रमोटर डायरेक्टर या उनके रिलेटिव को देख रखा हुआ है तो आपको कंप्लाई करना है सेक्शन 185 186 के साथ, बस इतना ही याद रखना है। डोंट गो वेरी डीप इनटू सेक्शन 185 186, वो अभी तुम्हारे काम नहीं आएगा, फाइनल में जब तुम आओगे और तब तुम कारो पढ़ोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा डिटेल के अंदर कि क्या क्या चीजें आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। लोन्स एडवांस गारंटी सिक्योरिटी गिवन टू प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव, सेक्शन 185 186 कंप्लाई करना है, वापस एक बार सेक्शन 185 186 याद रखना है, कंप्लाई करना है, दैट्स इट, नथिंग एट ऑल, ठीक है। क्लॉज नंबर 5 इज रिगार्डिंग पब्लिक डिपॉजिट, बोलता है क्या कंपनी ने इस साल कोई भी तरह का पब्लिक डिपॉजिट दिया है या नहीं। अगर कंपनी ने इस साल कोई भी तरह का पब्लिक डिपॉजिट दिया है तो तीन चीजें देखो, क्या उसने सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लाई किया या नहीं, वापस एक बार, क्या उसने सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लाई किया या नहीं, दूसरा क्या उसने आरबीआई के गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई किया या नहीं, और तीसरा एनी काइंड ऑफ ऑर्डर पास्ड, अरे वो एडिटर ने पास्ट लिख दिया, एनी काइंड ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय सीएलबी एनसीएलटी कोर्ट के साथ आपने कंप्लाई किया या नहीं। सीएलबी यानी कंपनी लॉ बोर्ड, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने कोई भी अगर पब्लिक डिपॉजिट के रिगार्डिंग आपके सामने कोई ऑर्डर पास किया हुआ है, हर बार नहीं होता बट अगर कोई ऑर्डर पास किया हुआ है तो आपको उसके साथ कंप्लाई करना है, आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करना है, और पब्लिक डिपॉजिट के रिगार्डिंग सेक्शन 73 टू 76 तुम्हारे लॉ में आता ही है, यस, उसके साथ भी आपको कंप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोलते हैं क्या कंपनी को सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है या नहीं, अगर करना है तो क्या कंपनी ने प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे या नहीं। सिंपल हेडिंग में आ जाता है बेटा ये, इसलिए तो इसे कहते हैं समरी, समझे। तो क्या कंपनी ने प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे है एज पर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1। सेकंड, नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, स्टैट्यूटरी ड्यूज। देखो स्टैट्यूटरी ड्यूज दो तरह के होते हैं, अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं, मतलब जिसके खिलाफ कोई भी झगड़ा नहीं चल रहा, सर मुझे पता है मेरे को ये पेमेंट करने बाकी है मैं कर दूंगा। डिस्प्यूटेड मतलब क्या होते हैं कि सर मेरे को है ना सामने से नोटिस आई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या जीएसटी डिपार्टमेंट की नोटिस आई, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज, राइट, ये तो पता है ना सबको। तो उसकी नोटिस आई है बट मैं इस नोटिस को बिल्कुल भी अग्री करता नहीं हूं, मैं इसके खिलाफ डिस्प्यूट कर रहा हूं, तो तुम चले गए ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल के पास अगर केस जाता है तब जाके डिस्प्यूट शुरू होता है, सिर्फ कमिश्नर को रिप्लाई करने से डिस्प्यूट शुरू नहीं होता, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड अगर कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यू हुआ तो आपको यह बताना है कितना आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज है एज ऑन 31st ऑफ मार्च व्हिच इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। कितना आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज है, कितना इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएफ, ईएसआई सब आ जाएगा इसके अंदर, कितना आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज है व्हिच इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन 31st ऑफ मार्च। वापस एक बार, आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन 31st ऑफ मार्च। डिस्प्यूटेड होना तो आपको यह बताना है कि भाई अगर आपके खिलाफ आपने कोई डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है इसलिए नहीं पे किया तो आपको बताना है कितना डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू है और वो कौन से फोरम, मतलब वो ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहां पे पेंडिंग है, ठीक है, तो वो डिस्प्यूटेड में आ जाएगा। नेक्स्ट, 8th नंबर आता है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड कहता है कि अगर कुछ पिछले साल में, पुराने जन्म में अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम टैक्स एक्ट में आपकी पकड़ी जाती है, जहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर आपके अनडिस्क्लोज्ड इनकम को पकड़ लेता है
तो सीधी सी बात है, अब वो अनडिस्क्लोज इनकम आपने इनकम टैक्स से छुपाया था तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी तो रिकॉर्ड नहीं ही किया होगा ना। अब जो अनडिस्क्लोज इनकम इनकम टैक्स असेसमेंट के थ्रू आपके अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ी गई है, तो क्या आपने वो अनडिस्क्लोज इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया है या नहीं, ये अपने को बताना है। वापस एक बार, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, शॉर्ट में एकदम याद रखने का, ये सारी चीजें एकदम की पॉइंट से लिखे हुए मैंने, पूरा पूरा लिखा ही नहीं है जानबूझकर। यही तो रिवीजन होता है कि शॉर्ट में आप फटाफट क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड कहता है कि जो भी अनडिस्क्लोज इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट है, जो मतलब बाहर निकल चुकी है, अब उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है 9th वाला। दिस इज ऑल्सो बिग वन, इसके अंदर भी करीबन करीबन 6 सब क्लॉसेस है। ठीक है, सबसे पहला वाला बोलता है, क्या आपने रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी तरह का डिफॉल्ट किया है या नहीं। वापिस एक बार, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में अगर बोरोइंग्स आपने ली है, मतलब लोन आपने लिया है किसी भी फॉर्म में, इट कैन बी डिबेंचर्स आल्सो, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ लोन्स और ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, कुछ भी, आपने क्या प्रिंसिपल अमाउंट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी तरह का डिफॉल्ट किया है या नहीं। अगर डिफॉल्ट किया है तो आपको एक टेबल बताना है। टेबल के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 चीजें बतानी है टेबल के अंदर। टेबल के अंदर, टेबल, ये मैंने टेबल से हटवा दिया, पता है। टेबल देखते हो ना तो तुम घबरा जाते हो, माय गॉड इतना टेबल याद करना पड़ेगा। अरे देखना यार, 6 नाम याद करने हैं तेरे को, कॉलम में डालना है, कुछ नहीं करना है। बोल, नेचर ऑफ बोरोइंग लिखना है कि सर लोन्स है, डिबेंचर्स है, क्या बोलते हैं, कोई भी तरह का पब्लिक डिपॉजिट है, कोई तरह का कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, टर्म लोन है, क्या है, तो नेचर बताओगे। नेम बताओगे भाई, नेम ऑफ द बोरोवर, कौन सी बैंक से लिया था, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा, अमाउंट बताओगे, कितना अमाउंट का टोटल आउटस्टैंडिंग है, कितना डिफॉल्ट तुमने किया है। फिर उसको डिवाइड करोगे, उसमें से प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना, उसमें से प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना। फिर नंबर ऑफ डेज ऑफ डिफॉल्ट बताओगे, कितने दिन से बाकी है, और रिमार्क बताओगे। नेचर, नेम, अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज और रिमार्क। ठीक है, सेकेंड विलफुल डिफॉल्टर का खाली एक ही लाइन बोलता है, वेदर कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द ईयर। इफ यस, वेदर, तुम्हें पता है ना, कंपनी अगर विलफुल डिफॉल्टर की तरह डिक्लेयर होता है ना, चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है, कंपनी अगर विलफुल डिफॉल्टर की तरह डिक्लेयर होता है तो कंपनी को ना प्रॉपर डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर की तरह डिक्लेयर हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो क्या कंपनी ने प्रॉपरली डिस्क्लोज दिया या नहीं। थर्ड वन, कंपनी ने अगर कोई भी टर्म लोन लिया है तो टर्म लोन हैज बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज ऑब्टेन्ड, इसे कहते हैं एंड यूज ऑफ फंड। बोलता है टर्म लोन जिस पर्पस के लिए यूज हुआ था, ऑब्टेन हुआ था, उसी पर्पस के लिए क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है। वापस एक बार, टर्म लोन हैज बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज ऑब्टेन्ड। अगर नहीं हुआ तो आपने कितना अमाउंट डाइवर्ट कर दिया, किस पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टर्म लोन जो है वो फैक्ट्री बनाने के लिए लिया, पर आपने अगर उससे जैसे मान लो 10 करोड़ का आपने टर्म लोन लिया फैक्ट्री बनाने के लिए, उसमें से 2 करोड़ आपने वर्किंग कैपिटल में डाल दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, 2 करोड़ का एक अमाउंट है जो डाइवर्ट कर दिया गया है वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, चले, तो ये सी वाला हो गया। नेक्स्ट आ गया है हमारा डी वाला। देखो, शॉर्ट टर्म लोन, क्या शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं। शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, पिछले वाले का उल्टा, क्या वर्किंग कैपिटल की लिमिट के लिए मान लो आपने एक शॉर्ट टर्म लोन लिया, 3 महीने का कैश क्रेडिट लिया, 3 महीने का, उसमें मशीन खरीद ली, अरे पैसा 3 महीने में वापिस रीपे करना है, कहां से लाएगा रे पैसा। मशीन से, मशीन खरीदने के बाद मशीन चलाओगे, पैसा आएगा, बहुत टाइम लगता है। तो ये दिस इज एन इंडिकेशन कि कंपनी जो है वो जल्द से अपना लोन वापस रीपे करने वाली नहीं है। तो वो बोलता है वेदर शॉर्ट टर्म लोन हैव बीन अप्लाइड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ यस तो आपको नेचर एंड अमाउंट बताना है। नेचर एंड अमाउंट बताना है कि कितने अमाउंट का शॉर्ट टर्म लोन था, या किस पर्पस के लिए लिया था और किस पर्पस के लिए आपने यूज कर लिया। ठीक है, इसके अलावा क्या आपने कोई भी तरह का लोन करंट ईयर में लिया है टू रीपे द लायबिलिटी ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। सिंपल, देख रहे हो कीवर्ड्स खाली। क्या आपने कोई भी तरह का लोन लिया है टू रीपे द लायबिलिटी ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, इफ यस नेचर एंड अमाउंट बता दो, नेचर एंड अमाउंट बता दो। दूसरा, क्या आपने कोई भी तरह का लोन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी इन द नेम ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, मतलब सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर की सिक्योरिटी, उनकी एसेट को गिरवी रख के तुमने अपने नाम पे लोन लिया है, तो आपको बता, अरे
तो आपको बताना है नेचर, किस तरह का लोन लिया हुआ है, अमाउंट, और क्या तुमने उस अमाउंट में कोई भी तरह का डिफॉल्ट किया है या नहीं। क्योंकि देखो तू डिफॉल्ट करेगा ना तो किसकी सिक्योरिटी पकड़ी जाएगी, तेरे सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर की ना, समझे। अच्छा ई और एफ काइंड ऑफ लाइक उल्टा उल्टा लग रहा है, ऐसे एग्जैक्टली नहीं है बट फिर भी ई बोलता है क्या तुमने कोई लोन ली है तुम्हारे सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर की लायबिलिटी को पे करने के लिए, कि भाई सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर के ऊपर बहुत लायबिलिटी आ रही है, बैंक उनको कोई लोन दे नहीं रहा है, मेरी कंडीशन अच्छी है, बैंक ने मुझे लोन दे दिया, मैंने उनकी लायबिलिटी चुका दी ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके। ये दूसरा दूसरा वाला थोड़ा उल्टा बोल रहा है, बोलता है क्या तुमने लोन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी इन द नेम ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, भाई असेट सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर के उनके असेट के बेसिस पे तुम लोन ले रहे हो, तो नेचर अमाउंट और डिफॉल्ट बताना है। क्लियर, चलिए, तो ये क्लॉज नंबर 9 हो गया अपना। फिर आता है क्लॉज नंबर 10। सर क्लॉज नंबर 10 के अंदर दो सब क्लॉजेस आ जाते हैं, है ना, दो आ जाते हैं, ए और बी। ए इज रिगार्डिंग आईपीओ एफपीओ, बी इज रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। आईपीओ एफपीओ में आपको यही बोला गया कि आपने आईपीओ एफपीओ के फंड्स जो लिए थे पब्लिक को बोल के कि मेरे को ये चीज के लिए चाहिए, फंड्स यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड, सेम आपने आईपीओ एफपीओ के लिए जितना फंड इकट्ठा करा, वेदर दे हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन रेज्ड, अगर नहीं हुआ तो कोई भी तरह का डिफॉल्ट और सब्सीक्वेंट रेक्टिफिकेशन। सर ये डिफॉल्ट और सब्सीक्वेंट रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, वही सेम चीज आपने मान लो आईपीओ लिया 100 करोड़ का, आपने बोला सर मैं एक नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करूंगा, और आपने उसमें से 50 करोड़ जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को रीपे करने में लगा दिया, तो बोलो 50 करोड़ का डिफॉल्ट हो गया। पर मान लो 50 करोड़ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी में रीपे करने में लगा दिया, और फिर आपने उसमें से 20 करोड़ वापस, आपने कोई नया लोन लिया, 20 करोड़ निकाले और वापस उसको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में लगा दिया, ये 20 करोड़ को कहते हैं सब्सीक्वेंट रेक्टिफिकेशन, की सुधार थोड़ा बहुत किया जरूर है तुम लोगों ने, ठीक है। चलो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट में सिंपल इतना है कि अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है तो आपको सेक्शन 42 और सेक्शन 62 जो है उसके साथ कंप्लाई करना है, बस इतना याद रखो। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 एंड 62 है वो कंप्लाई करनी है, एंड वापस वही सेम चीज, फंड्स यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड, अगर नहीं तो नेचर एंड नॉन कंप्लायंस बताएंगे। फंड्स यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड नहीं तो नेचर एंड नॉन कंप्लायंस बताएंगे कि किस तरह का, कहां पे यूज हो गया, किस तरह का फंड लिया था, कहां पे यूज हुआ, और क्यों ये नॉन कंप्लायंसेस हुए, ठीक है। चलो बोले ये हो गया क्लॉज 10। क्लॉज 11 आईसीआई का फेवरेट, भाई आईसीआई का फेवरेट, फ्रॉड वाला। लॉ के अंदर तुम नहीं पढ़ते थे हाँ कि फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से कम वाला, वही वाला। तो बोलता है अगर ऑडिटर को कोई भी तरह का फ्रॉड पता चलता है ड्यूरिंग द कंपनी के साथ, या कंपनी ने फ्रॉड किया या कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ, कंपनी ने फ्रॉड किया कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ, तो आपको नेचर एंड अमाउंट बताना है। कोई भी अमाउंट का फ्रॉड हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से कम, उससे फर्क नहीं पड़ता, नेचर एंड अमाउंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रॉड बाय द कंपनी और विद द कंपनी। कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ, कंपनी ने फ्रॉड किया, नेचर एंड अमाउंट बता दो। दूसरा, कोई भी फ्रॉड अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो तुम्हें एडीटी 4 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, ये लॉ में तुमने सीखा होगा और ऑडिट के अंदर भी कभी थोड़े बहुत आ ही जाता है। तो बोलता है क्या तुमने इस साल कोई भी तरह का रिपोर्ट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म एडीटी 4 और नॉट। और तीसरा, क्या तुमने विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को कंसीडर किया या नहीं, वेदर यू हैव कंसीडर्ड द कंप्लेंट्स ऑफ द विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर पता है सबको, कंपनी का खुद का ही कोई ना कोई एम्प्लॉय जो एनोनिमसली क्या करता है, कंपनी के अपने कंपनी के कोई सीनियर या किसी ना किसी के बारे में जो फ्रॉड है उसका भंडा पर्दा साफ करता है, पर्दाफाश करता है, बस वही। तो ये होता है विसल ब्लोअर कंप्लेंट वाला। तो क्या ऑडिटर ने इसे कंसिडर किया है या नहीं, बोलो। 3 पॉइंट याद रहेंगे फ्रॉड के अंदर, नेचर एंड अमाउंट, कोई भी फ्रॉड विद द कंपनी बाय द कंपनी हुआ है तो नेचर एंड अमाउंट बताओ। क्या तुमने कोई भी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करी है इनफॉर्म एडीटी 4 और विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को कंसिडर किया या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इधर एक और गलती कर दी एडिटर ने, फ्री ऑफ चार्ज फुल लिख दिया, अरे कोई बात नहीं। एनीवे, तो निधि कंपनी आता है, निधि कंपनी में 3 पॉइंट देके रखे हुए। सबसे पहला, निधि कंपनी के ऊपर रूल लगता है उसका नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना फंड उसके पास है, नेट ओन्ड फंड जिसका उतने पास है, उससे 20 टाइम्स से वो क्या कर सकता है, डिपॉजिट ले सकता है। तो निधि कंपनी का अगर तुम ऑडिट कर रहे हो तो इसके अंदर अपने को रिकॉर्ड, मतलब इसके अंदर कुछ बताने नहीं तो ये नॉट एप्लीकेबल है, कुछ खास नहीं है, लिखना जरूर पड़ेगा बट बाजू में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। तो बोलना है कि नेट ओन्ड फंड टू नेट डिपॉजिट का रेशियो 1:20 होना चाहिए। कम से कम 10% अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट होना चाहिए। अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट मतलब फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगाना चाहिए उन डिपॉजिट के ऊपर, ठीक है। बोलो, नेट ऑन फंड डिपॉजिट का रेशियो 1:20, 10% अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट होना चाहिए। और क्या निधि कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट को रीपे करने में या इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट किया है या नहीं, डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
13th नंबर पे रिलेटेड पार्टी आ जाता है। रिलेटेड पार्टी के अंदर सिर्फ इतना है कि क्या तुमने सेक्शन 177 और 188 के साथ कंप्लाई किया है या नहीं, और रिलेटेड पार्टी की जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एएस 18 के अंदर देखे रखी है एज पर एएफआरएफ, क्या तुमने प्रॉपर्ली उसको डिस्क्लोज किया या नहीं। वापस एक बार 2 पॉइंट सिर्फ इतना देखना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर कंपनी एंटर हुई है तो whether the company has entered, whether the company has complied with the section 177 and 188 of the Companies Act, and whether proper disclosure has been given as per AFRF। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट सिस्टम में 2 पार्ट देखेंगे अपने। क्या कंपनी का कंपनी के पास एक ऐसा इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, कंपनी के पास एक ऐसा इंटरनल ऑडिट सिस्टम है जो कमेंसुरेट बोले तो मैच करता है विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। कमेंसुरेट बोले तो मैच करता है विद द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम। एंड कंसीडर द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। क्या एक्सटर्नल ऑडिटर ने ऑडिट करते वक्त इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर किया है या नहीं। कंसीडर बोले तो क्या स्टडी किया है, अंडरस्टैंड किया है, यूज किया है या नहीं। तो इंटरनल ऑडिट सिस्टम में बोलता है कि इतना इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, कंट्रोल नहीं, इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए जो मैच कर रहा है विद द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। और क्या ड्यूरिंग द एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर किया या नहीं। नेक्स्ट, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, 15वां क्लॉज 15 नंबर का नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। क्या कंपनी अपने डायरेक्टर्स के साथ किसी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन में एंटर हुई या नहीं। जहां कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को घर दे दिया, गाड़ी दे दी, ऑफिस दे दिया, बंगला दे दिया, अगर ऐसा कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ हुआ है तो सेक्शन 192 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। वापस बस इतना ही लिखना है, वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद सेक्शन 192 इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। 16th नंबर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल ऑन एनबीएफसी। एनबीएफसी के अंदर क्या देख रखा है, ध्यान दो। 16 नंबर में दिख रहा है सबसे पहला अगर आप एक एनबीएफसी हो तो वेदर यू हैव गॉट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। देखो, हर एनबीएफसी को कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले, अपने एनबीएफसी वाली एक्टिविटी शुरू करने से पहले, they have to get themselves registered under the 45 IA of the Reserve Bank of India Act 1934। Is that clear everyone? इनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 45 IA। बस इतना ही आपको बताना है, क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं। दूसरा, आपको यह बताना है क्या कंपनी ने कोई भी एनबीएफसी एक्टिविटी या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कंडक्ट करा है विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या, देखो रजिस्ट्रेशन किया, अब पहले वाले में तो आपने बता दिया हाँ कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया, पर क्या पता बहुत लेट रजिस्ट्रेशन लिया, उससे पहले कंपनी ने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर ली, वो भी गलत माना जाएगा। तो क्या कंपनी ने कोई भी एनबीएफसी एक्टिविटी या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कंडक्ट किया है विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। थर्ड वाला थोड़ा टेक्निकल है पर याद करना, बोलते हैं कंपनी अगर एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सीआईसी बोले तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। नॉर्मली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसी एनबीएफसीज होती है जिनके 90% ऑफ द असेट्स जो है वो शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी, इस तरह के इन्वेस्टमेंट असेट्स के अंदर होती है। ठीक है, तब जाके तुम क्वालिफाई होते हो एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसके अलावा एडिशनल और क्वालिफिकेशंस है, पर सुनना ध्यान से, अपने को इतना क्वालिफिकेशन तक जाने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ ये देखना है क्या कंपनी अगर एक सीआईसी है, if it has been qualified as a CIC, whether it continues to fulfill the condition। जिन कंडीशंस पे तुझे मैंने सीआईसी का खिताब दिया था, टर्म दिया था, टाइटल दिया था कि हाँ तू एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो वेदर यू कंटिन्यू टू फुलफिल द कंडीशन। दूसरा, अगर तू एग्जेम्प्टेड है उन कंडीशन को फुलफिल करने से और मैंने फिर भी तेरे को सीआईसी का टाइटल दे दिया, आरबीआई क्या बोलता है, अगर तू एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम फुलफिलिंग द कंडीशन बिकॉज ऑफ सम एग्जेम्पशन क्राइटेरिया, और मैंने फिर भी तेरे को सीआईसी का क्या दे दिया, टाइटल दे दिया, इफ यू आर एग्जेम्प्टेड वेदर यू फुलफिल द एग्जेम्पशन क्राइटेरिया। सबसे पहला, क्या सीआईसी, अगर सीआईसी रजिस्टर्ड हुआ एज ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विथ द आरबीआई, तो पहला जो कंडीशंस के बेसिस पे सीआईसी का टाइटल तुझे मिला, क्या यू वेदर यू फुलफिल द कंडीशंस और नॉट। दूसरा, इफ यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फुलफिलिंग द कंडीशन वेदर यू फुलफिल द एग्जेम्पशन क्राइटेरिया और नॉट। ठीक है, चलो फोर्थ वन, अगर तुम्हारी ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है तो आपको नंबर ऑफ सीआईसी बताना पड़ेगा। ठीक है, बोलो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में एनबीएफसी के रिगार्डिंग क्या
क्लॉज नंबर 16 में एनबीएफसी से रिगार्डिंग कितने पॉइंट्स आते हैं? 4 पॉइंट। सबसे पहला, वेदर यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट। दूसरा, क्या आपने कोई भी एनबीएफसी एक्टिविटी करी विदाउट ऑब्टेनिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तीसरा, अगर आप एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो 2 पॉइंट लिखेंगे, वेदर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कंटिन्यूज टू फुलफिल द कंडीशन एंड वेदर इफ यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फुलफिलिंग द कंडीशन, वेदर यू फुलफिल द एग्जेम्पशन क्राइटेरिया। और लास्ट, अगर आपके ग्रुप में मोर देन 1 सीआईसी है तो आपको नंबर ऑफ सीआईसी जो है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज नंबर 17 कहता है कैश लॉस के बारे में। कैश लॉस मतलब क्या होता है कि सर अगर आपका कोई भी नेगेटिव कैश आया है, मतलब आपका कैश आउटफ्लो इज मोर देन द कैश इनफ्लो, इसे कहते हैं कैश लॉस। वापस एक बार, कैश आउटफ्लो मोर देन द कैश इनफ्लो, कैश लॉस कहते हैं। आपको अमाउंट ऑफ कैश लॉस बताना है इन द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अगर आपको कैश लॉस हुआ है इन द करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर, आपको सिर्फ अमाउंट बताना है कितना कैश लॉस हुआ है इन द करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। दैट्स इट, नथिंग एट ऑल, सिंपल एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 17। बोलो क्लॉज नंबर 17 एक मिनट, इसने नंबरिंग में कई गलती कर दी। ये तो क्लॉज नंबर 17 तो याद था। नहीं ठीक है, इसने यहाँ पे नंबरिंग में गलती करी है। क्लॉज नंबर 17 ये है, ये क्लॉज नंबर 18 है, ये क्लॉज नंबर 18 है। तो द क्लॉज नंबर 18 इज विद रिगार्ड्स टू रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्लॉज नंबर 18 इज रिगार्ड टू रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बोलता है अगर इस साल किसी भी ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो जो नया ऑडिटर आया है, इनकमिंग ऑडिटर आया है, वो इनकमिंग ऑडिटर ने कोई भी इश्यूज और कंसर्न्स रेज बाय आउटगोइंग ऑडिटर को कंसीडर किया है या नहीं। मतलब क्या, देखो तुम लोगों को पता है कि कोई भी नया ऑडिटर आता है तो उसको पुराने ऑडिटर के साथ क्या करना पड़ता है, पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेट करके उसको पता करना पड़ता है कि भाई क्या क्या चीजें मतलब उसको क्या इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, कोई ऐसा रीजन था जिसकी वजह से नए ऑडिटर को ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको खाली इतना बताना है, वेदर द इनकमिंग ऑडिटर हैज कंसीडर्ड द इश्यूज और कंसर्न्स रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट ये पूरा पॉइंट गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग है, पर यहाँ पे कहीं गोइंग कंसर्न के बारे में नहीं लिखा है। यहाँ पे कहीं गोइंग कंसर्न के बारे में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज, रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड द पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या बोल दिया, ये पूरा, इसमें हेडिंग आप गोइंग कंसर्न का दे सकते हो। ठीक है, और बोल दिया कोई भी फाइनेंस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रेशियोज, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है एक्सेट्रा, कितना फाइनेंशियल असेट मतलब डेटर्स है, लोन्स एंड एडवांसेस है, उनका पैसा आना, रियलाइजेशन, एंड जो लायबिलिटीज है उसका पे करना, ये सबको ध्यान में रखते हुए, प्लस एनी काइंड ऑफ प्लान मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, इनको ध्यान में रखते हुए वेदर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनी इज केपेबल ऑफ पेइंग इट्स लायबिलिटी एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट व्हिच फॉल्स ड्यू इन नेक्स्ट 1 ईयर। यानी बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज और कितना मेरे पास फाइनेंशियल एसेट से पैसा आएगा, कितना मेरे को पैसा देना पड़ेगा, और एनी अदर प्लान मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, क्या मेरे ओपिनियन में, ऑडिटर के ओपिनियन में, क्या कंपनी केपेबल है ऑफ पेइंग इट्स लायबिलिटी, कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लायबिलिटी पे कर सकती है व्हिच इज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट व्हिच फॉल्स ड्यू इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, क्लॉज नंबर 20 इज विद रिगार्ड्स टू सीएसआर फंड। सीएसआर फंड, इसका एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर सीएसआर फंड सेक्शन 135 के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यस और नो, ठीक है, 135 एप्लीकेबल होता है, तो उसके अंदर दो बातें होती है। देखो कोई भी सीएसआर फंड होता है, मान लो 200 करोड़ का मेरे पास सीएसआर फंड है, अब उसमें दो बात हो सकती है, दो पॉइंट हो सकता है, या तो आपने सीएसआर फंड डाला किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, या इट इज फॉर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब आपने शुरू कर दिया प्रोजेक्ट कि सर मैं एक नया स्कूल, नया ऑर्फनेज, कोई एक सोशल वर्क के लिए शुरू कर रहा हूं, तो आपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर प्लान बना दिया कि मेरे को 100 करोड़ यूज करने हैं, मेरे को 100 करोड़ यूज करने हैं, पर आपने करंट ईयर में अगर 20 करोड़ ही यूज करे, तो अब वो ये आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है कि जो भी अनयूज्ड 80 करोड़ से, वेदर एज पर सेक्शन एज पर द प्रोविजन सेक्शन 135, वेदर दैट अनयूज्ड अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, क्या वो अनयूज्ड अमाउंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हुआ या नहीं। नेक्स्ट, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में मान लो बाकी का 100 करोड़ डाल दिया, जिसमें आपको पता ही नहीं कि सर ये मैं किसी प्रोजेक्ट में डाल नहीं रहा हूं, ये आइडल फंड पड़े हैं, क्या इनको क्या कहते हैं, आइडल फंड पड़े, कि सर ये किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बस ये है पैसा मेरे पास पड़ा है, अब मैं क्या करूं। तो सेक्शन 135 ने ये कहा है कि आपको शेड्यूल 7 में दिए गए जो फंड्स है, जो फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 है, उसमें आपको क्या कर देना है, उसको डिपॉजिट कर देना है, उसमें आपको डिपॉजिट कर देना है, वो भी कितने टाइम में, विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको डिपॉजिट करना है। बस ये दो पॉइंट आपको रिपोर्ट करने हैं। सबसे पहला आपको ये रिपोर्ट करना है कि कोई भी अनयूज्ड फंड है फॉर एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कोई भी अनयूज्ड फंड है, वेदर इट हैज बीन डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। दूसरा, फॉर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जो भी आइडल फंड है, वेदर दे हैव बीन डिपॉजिटेड इन द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ठीक है। और एक लास्ट क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 21, जो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही लगता है। वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, देखो वो कहता है कि जितनी कंपनीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है, इन सब के इंडिविजुअल कारो रिपोर्ट्स में, आज जैसे फॉर एग्जांपल एक होल्डिंग कंपनी होगा, एक S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा, तो ये सब के होल्डिंग, अब इन सब का एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो इन सब का एक इंडिविजुअल कारो रिपोर्ट भी तो होगा ना, कि नहीं होगा। तो बोलते हैं उन इंडिविजुअल कारो रिपोर्ट में अगर कोई भी एडवर्स रिमार्क दिया है, इनकम जितनी कंपनीज इंक्लूडेड इन सीएफएस, उनके इंडिविजुअल कारो रिपोर्ट में कोई भी एडवर्स रिमार्क दिया है, तो आपको स्पेसिफाई करना है कंपनी का नाम और पैरा नंबर और क्लॉज नंबर। कंपनी का नाम, पैरा नंबर, क्लॉज नंबर, बस इतना ही स्पेसिफाई करना है, ताकि यूजर्स को पता चले कि हाँ भाई इनके इंडिविजुअल कारो रिपोर्ट में इस कंपनी के इस पैरा नंबर पे यहाँ पे कोई एडवर्स रिमार्क देके रखा है। दैट्स इट। इसी के साथ साथ हमारा 45 मिनट्स के अंदर क्या बात है, हमने पूरा का पूरा कारो जो है वो कंप्लीटली डिटेल में सॉल्व कर लिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। और जो ये हैंड रिटन समरी नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, जाके एक बार देख लेना। इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहो मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ये पसंद आया है तो प्लीज 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 एक अच्छा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना। थैंक यू।